नमस्कार, मैं चंचल बब्बर, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, गणित की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु: बीजीय व्यंजक, बहुपद तथा बीजीय व्यंजक में अंतर, बहुपद का मानक रूप, बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर तथा घातों के आधार पर, और बहुपद की घात तथा गुणांक से हम क्या समझते हैं। बहुपद को समझने से पहले हम सबसे पहले बीजीय व्यंजक का अर्थ समझ लेते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में बीजीय व्यंजक को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वह व्यंजक जो चर तथा अचर राशियों से बनता है उस व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पर हमने दो शब्द का प्रयोग किया है। एक शब्द हमने लिया है चर और दूसरा शब्द लिया है हमने अचर। चर राशि क्या होती है? x, y, z को हमने एक चर संख्या या चर राशि कहा। अर्थात जब भी हम चर राशि की बात करेंगे तो वो इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से ही प्रदर्शित की जाएगी। एक्स वाई जेड के अलावा हम पी क्यू आर एस टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा शब्द है हमारा अचर संख्या। अचर संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और साधारण शब्दों में अगर हम कहना चाहें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो जितने भी हमारे पूर्णांक और भिन्न के रूप की संख्याएं और हमारे वर्गमूल, घनमूल वाली संख्याएं सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? अब इसकी परिभाषा को हम और समझ। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? आइए अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण: यहाँ पर हमने देखिए एक उदाहरण लिखा है, x की घात -2 प्लस वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 3 और उसके बाद क्या लिखा है? x। यह हमारा एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। एक बीजीय व्यंजक और देखिए यहाँ लिखा है, x की घात 1/5 प्लस 9x - 7। एक उदाहरण और लिखा है, -4x + 3। एक उदाहरण और देखिए, 2x/3 और अंतिम लिखा है x की घात 2 -1/x की घात 2। इन सभी व्यंजकों को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि बीजीय व्यंजक में आपने देखा हमने यहाँ पर एक चर राशि का प्रयोग किया है और वह चर राशि क्या है? x है। चर राशि x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, जैसे हमने बताया z भी हो सकती है। अब इसकी घात को आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने घात लिखी हुई है या घात का जो अंक है वो क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हमने -2 लिखा हुआ है। अर्थात बीजीय व्यंजक में जो घात होती है वो क्या हो सकती है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यहाँ पर इस पहले उदाहरण के बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक पद हमारा ये है और दूसरा पद हमारा ये है। आप इस वाले दूसरे उदाहरण में बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 3। 1 2 3। इस वाले बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 1 और 2। इस वाले बीजीय व्यंजक में ध्यान दीजिए कितने पद हैं? केवल एक ही पद है। और अंतिम उदाहरण में देखिए कितने पद हैं हमारे? 1 और 2 पद है। एक महत्वपूर्ण बात और यह है कि बीजीय व्यंजक के पदों को हम बढ़ा भी सकते हैं
और घटा भी सकते हैं। अगर हम प्लस और माइनस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो पदों की संख्या क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। परंतु गुणा तथा भाग से हमारे पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस उदाहरण में देखिए 2/3x, इसमें किसका चिन्ह है, 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हमारा ये केवल कौन सा पद है, एक ही पद है। भाग का भी चिन्ह है देखिए और गुणा का भी चिन्ह है। तो भाग का चिन्ह का प्रयोग करने से और गुणा के चिन्ह के प्रयोग करने से पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। परंतु जब हम योग और अंतर इन दो चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम प्लस और जब माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो बीजीय व्यंजकों की जो पदों की संख्या है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब हमारा जो अध्याय है बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद को समझने से पहले बीजीय व्यंजक को समझना बहुत ही आवश्यक था। तो हम बीजीय व्यंजक को समझ चुके हैं कि क्या होते हैं बीजीय व्यंजक। चर और अचर राशियों की सहायता से जो व्यंजक बनते हैं उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। आइए देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें क्या लिखा है, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक। दूसरा पॉइंट क्या है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। इन बिंदुओं पर अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे और बहुपद की परिभाषा को समझेंगे कि एक बीजीय व्यंजक जो है वो कब बहुपद कहलाता है। एक बीजीय व्यंजक बहुपद तब कहलाता है जब चर राशि का जो घातांक है वो क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और बीजीय व्यंजक में क्या होता है, चर राशि का घातांक क्या होता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। परंतु यदि वही बीजीय व्यंजक बहुपद है तब चर राशि का जो घातांक है वो क्या होना चाहिए, केवल एक धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा क्या है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये जो तीसरा बिंदु है इसको हम विस्तार से आगे अभी चर्चा करेंगे कि गुणांक का क्या मतलब होता है और वह एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, x की घात 2 प्लस √3x। यहाँ ध्यान दीजिए चर राशि कौन है, x है और घात पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहला पद में घात कितनी है, 2, और ये जो दूसरा पद है इसमें घात कितनी है, 1। अगर घात नहीं लिखी हुई है चर राशि की तो इसका मतलब वो घात क्या है, 1 है। और पदों की कितनी संख्या है इस बहुपद में, 2 संख्या है। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं कि चर राशि का जो घातांक है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। अगला बहुपद का उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बहुपद में, x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस वर्गमूल 7। तो यहाँ देखिए इसमें कितने पद हैं, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो पदों की संख्या कितनी है, 4। और कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बीजगणितीय कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ, प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो प्लस और माइनस चिन्ह के प्रयोग के द्वारा पदों की संख्या में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पहला पद देखिए, x की घात कितनी लिखी हुई है, यहाँ पर 3 लिखी हुई है। दूसरे पद में x की घात कितनी लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। तीसरे पद में x की घात कितनी है, 1 है। और चौथा पद क्या हो गया हमारा, अचर पद हो गया, जो कि बीजीय व्यंजक में भी हमने आपको बताया था कि जो अचर पद है वो क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारी पहली, दूसरी और तीसरी जो शर्त है वो क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो इस बीजीय व्यंजक को हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। एक उदाहरण और समझ लेते हैं, -4x + 3। तो पदों की संख्या कितनी है, एक पद ये है और दूसरा पद ये है।
और चर राशि कौन है? x जो है वो चर राशि है और घात कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर जितने भी बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं वो सभी अब क्या कह सकते हैं आप बहुपद कह सकते हैं। आइए एक बार और ध्यान से इस परिभाषा को समझ लेते हैं कि एक बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या मूलभूत अंतर होता है। प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, जबकि प्रत्येक बहुपद क्या होता है? एक बीजीय व्यंजक होता है। तो आप ये अंतर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक में जो चर की घात है वो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, और जबकि बहुपद में जो चर राशि की घात है वो केवल क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। प्रत्येक बहुपद या बीजीय व्यंजक चर x में एक फलन होता है जिसे px से निरूपित करते हैं। कोई भी बहुपद हो चाहे बीजीय व्यंजक हो, वो चर राशि में होगा। वो चर राशि x भी हो सकती है, चर राशि y भी हो सकती है, z भी हो सकती है। अब उसको किससे निरूपित करेंगे? अगर x चर राशि में है तो px से निरूपित करेंगे, अगर y चर राशि में है तो py से निरूपित करेंगे, z में है तो pz से निरूपित करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो बीजीय व्यंजक या बहुपद है p और ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? एक चर राशि लिखी जाएगी जिसमें वह बीजीय व्यंजक या बहुपद होगा। बहुपद का मानक रूप। अब हमने समझ लिया कि बहुपद में और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर होता है। अब देखते हैं बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं। जब किसी बहुपद को चर x की घातों के अवरोही क्रम अथवा आरोही क्रम में लिखा जाता है तो वह बहुपद का मानक रूप होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझ लेते हैं कि अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है और आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो किस प्रकार बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम के मानक रूप में लिखा जा सकता है। एक बहुपद ले लिया हमने, यह ध्यान दीजिए, ये बहुपद है 2x माइनस 3x² प्लस 8 प्लस 5x³। अब इसका मानक रूप दो तरीके से बनाया जा सकता है। अवरोही क्रम भी बनाया जा सकता है इसका और आरोही क्रम भी बनाया जा सकता है। तो आरोही क्रम में देखिए पहले हमने अचर पद लिखा है 8। अब 8 के पास अब ये जो 8 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणा 1, और हम फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणा 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की घात 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम x की घात 0? क्योंकि हम घातांक के नियमों में पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का कोई भी संख्या जो 0 नहीं है लेकिन उसकी घात 0 है उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम 8 और 8 के साथ क्या लिख सकते हैं? x की घात 0 लिख सकते हैं क्योंकि उसका मतलब 8 ही होता है। तो अचर पद जब भी आएगा तो अचर पद को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अचर पद के साथ गुणा में क्या आएगा? जो भी चर राशि में हमारा बहुपद होगा उसकी घात क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, घात क्या है? पहली 0, फिर क्या है? 1, फिर 2, फिर क्या है? 3। तो ये कौन सा क्रम हो गया हमारा? आरोही क्रम। 0, 1, 2, 3 बढ़ता हुआ जो क्रम है वो क्या हो गया? आरोही क्रम। अब हम इसी बहुपद को दूसरे मानक रूप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? घटते हुए क्रम को कहते हैं। तो घटता हुआ क्रम क्या होगा? सबसे पहले जो है अधिकतम घात को लिखा जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए x की अधिकतम घात कितनी है? 3। 3 के बाद कितना आएगा? 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद क्या आ जाएगा? 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। बहुपद की घात। बहुपद px में चर x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? कि बहुपद जिस भी चर राशि में होगा, x में होगा तो px लिखा जाएगा, y में होगा तो py में लिखा जाएगा। तो बहुपद में जो चर राशि है x हो चाहे y हो, उसकी जो उच्चतम घात होगी वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी।
कुछ उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ एक उदाहरण लिखा है बहुपद का 4x² माइनस 9x प्लस 7। ये एक हमारे पास बहुपद का उदाहरण है 4x² माइनस 9x प्लस 7। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा पहला पद x की घात कितनी है 2 लिखी हुई है। दूसरे पद को ध्यान से देखिए, दूसरा पद है माइनस 9x, तो x की घात क्या हो जाएगी ऊपर 1 हो जाएगी। और अंतिम पद जो है वो हमारा क्या है अचर पद। और अचर पद को हम कैसे लिख सकते हैं? अचर पद को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 1 लिख सकते हैं, और एक को हम क्या लिख सकते हैं x की घात 0 लिख सकते हैं। ये हमने पहले के अध्याय में घातांक के नियमों में बताया था कि किसी भी संख्या की घात 0 वह संख्या जो शून्य नहीं है लेकिन उसकी घात अगर शून्य है तो उस संख्या का मान सदैव क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम 7 को क्या लिख सकते हैं, हम 7 के साथ हम x की घात क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने ध्यान दिया कि हमारे पास घात क्या बनी 2 है 1 है और 0 है। तो x के पास 3 प्रकार के अंक है घातांक के, 2 भी है 1 भी है और 0 भी है। लेकिन परिभाषा क्या कहती है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं? चर राशि जो है उसकी अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर 2 1 और 0 में अधिकतम कौन सा नंबर है 2 नंबर है, बस यही क्या हो जाएगा बहुपद की घात हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं हम y प्लस √2। तो y की घात हम क्या लिख देंगे 1 प्लस √2, वही √2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 गुणा क्या लिख सकते हैं y की घात 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम y की घात 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास घात क्या हो गई 1 और 0 हो गई, और चर राशि कौन है y है। तो 1 और 0 में अधिकतम नंबर कौन सा है 1। तो ये जो बहुपद है हमारा इसका अधिकतम घात क्या हो जाएगी 1, और उसी को हम क्या कहेंगे बहुपद की घात कहेंगे। इस बहुपद में चर राशि कौन है y है। अंतिम उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर हम 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 लिखा है। तो वही हम यहाँ पर जो 1 लिखा है 1 के साथ क्या लिख दिया हमने x की घात 0 लिख दिया, और x है तो उसकी घात भी क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पर आप देखिए जो चर राशि है x उसकी घात कितनी आ रही है 3 2 1 और 0, और अधिकतम नंबर कौन सा आ रहा है 3। तो हमारी इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और हमारी चर राशि कौन है x है। तो ये हमारी चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद के प्रकार, अब हम बहुपद के प्रकारों को पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकारों को हम सबसे पहले घातों के अनुसार पढ़ेंगे। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रैखिक बहुपद है उसकी परिभाषा क्या है कि जो चर राशि है उसकी घात कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए उदाहरण पहला 2x प्लस 3, तो यहाँ पे जो चर राशि है उसकी घात कितनी है 1 है। दूसरा उदाहरण देखिए हमारा चर राशि क्या है y है और उसकी भी घात क्या है 1 है। तो घात क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, उस बहुपद को हम क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अभी हमने घात 1 ली, उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा नाम पे भी आप ध्यान देंगे, रैखिक, रैखिक मतलब लीनियर। दूसरे में क्या आ रहा है द्विघात क्वाड्रेटिक, द्वि किसको शो करता है द्वि का मतलब क्या होता है 2 होता है, तो इसीलिए लिखा है इसकी परिभाषा में घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण देखिए आप, ये देखिए क्या लिखा है -4x² माइनस 9x प्लस 7। 3 पद है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो चर राशि है x उसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, और इसलिए इस बहुपद को हम क्या कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए आप, ये इसमें हमारी चर राशि कौन सी है y है और उसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो यह भी क्या हो गया एक द्विघात बहुपद हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए आप, ये वाला 6z², ये इस बहुपद में चर राशि कौन है z है
और z की अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है। तो यह बहुपद भी क्या हो जाएगा? एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो नाम क्या आ रहा है यहाँ पे? त्रिघात। तो घात कितनी होनी चाहिए? 3 का मतलब 3 होनी चाहिए। उस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण क्या है? 2x³ + y। यहाँ पर चर राशि की घात कितनी लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है। अगला उदाहरण देखिए, y की घात क्या लिखी हुई है? 3 + √2। तो y भी किस में लिखा हुआ है? क्यूब है एक्चुअली जो घात 3 लिखा जाता है उसको क्यूब बोला जाता है। तो अगर मैं इसको रीड करूं सेकंड वाले उदाहरण को तो कैसे करूंगी? y³ + √2। तो यहाँ पर जो हमारी चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है, इसलिए हम इस बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। अंतिम उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर भी जो हमारी चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 लिखी हुई है। तो यह बहुपद भी क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर जो हमने बहुपद के प्रकार पढ़े वो किस आधार पर पढ़े? घातों के आधार पर। तो बस हमने इसमें चर राशि की घातों को देखना है। अगर चर राशि की घात अधिकतम 1 है तब क्या हो जाएगा? वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो वो कौन सा हो जाएगा? द्विघाती बहुपद हो जाएगा। और अगर चर राशि की अधिकतम घात 3 है तो वो कौन सा हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। अब हम बहुपद के प्रकार किस आधार पर पढ़ेंगे? पदों के आधार पर। अभी हमने जो बहुपद के प्रकार पढ़े थे वो किस आधार पर पढ़े थे? घातों के आधार पर। आप कौन से आधार पर पढ़ने वाले हैं? पदों के आधार पर। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद या मोनोमियल कहते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब ही क्या होता है? एक, और हिंदी में भी नाम जो लग रहा है एक पदी। यानी कि अब जितने भी उदाहरण यहाँ पर होंगे वहां पर हमें घातों को नहीं देखना, सिर्फ किसको देखना है? पदों को देखना है। तो यहाँ पर देखिए x³ लिखा है, घात तो 3 है लेकिन हमें घात 3 नहीं देखनी। पद क्या है? एक ही है, और वो पद एक कौन सा है? x की घात 3। चर राशि है x और उसकी घात 3, एक ही पद है। यहाँ पर देखिए अगला क्या है? 2x। यहाँ पर भी एक पद है। y एक पद है और √2 अचर पद है पर है एक ही पद। तो एक पद वाले बहुपद को हम एक पदी बहुपद या मोनोमियल कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि चर राशि की घातों पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपने इस बहुपद में सिर्फ पदों की संख्या पे ही ध्यान देना है। आपको पहले जब बीजीय व्यंजक समझाया गया था तो उसमें बताया था कि पदों की संख्या जो है सिर्फ किससे परिवर्तित होती है? प्लस या माइनस चिन्ह के प्रयोग से ही परिवर्तित होती है, गुणा या भाग के चिन्ह से बहुपद की पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला देखते हैं, दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद या बाइनोमियल। तो जैसा ही नाम है बाई का मतलब दो, यहाँ पे भी लिखा है द्विपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए क्या लिखा है, कितने पद है यहाँ पर? एक पद ये है इस एग्जाम्पल में और एक ही पद ये है। अगला उदाहरण देखिए x³ - 9x। तो एक पद ये है हमारा और एक पद हमारा 9x है। तो आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? ये एक पहला पद और उसमें कौन सा चिन्ह लगा? प्लस, और उसके बाद कौन सा पद आ गया? दूसरा पद। फिर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक माइनस चिन्ह के प्रयोग से हमारे पास कितने पद प्राप्त हो गए? 2 पद प्राप्त हो गए। और अंतिम उदाहरण में भी हमने माइनस चिन्ह का प्रयोग किया और हमारे पास कितने पद प्राप्त हो गए? 2 पद प्राप्त हो गए। 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद या ट्राइनोमियल कहते हैं। तो नाम त्रिपदी, ट्राई मतलब 3 पद। तो यहाँ ध्यान दीजिए कितने पद है हमारे? 4x² - 9x + 7 में कितने पद है? पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। यानी कि हमने कौन से दो चिन्हों का प्रयोग किया है? एक माइनस चिन्ह का प्रयोग हो रखा है इसमें और एक प्लस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो दो चिन्हों के प्रयोग से प्लस चाहे माइनस हमारे को कितने पद प्राप्त हो रहे हैं? 3 पद प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ चर राशि की घात 2 है लेकिन इसको हमने नहीं देखना है। हमने केवल और केवल किसको ध्यान देना है? पदों की संख्या पर ही ध्यान देना है। एक और उदाहरण देख लीजिए, y² - √5 + 9। इसमें भी पदों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। तो पदों की संख्या 3 है। घात 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घातों के आधार पर हम पहले ही पढ़
चुके हैं। तो इन दोनों उदाहरणों में पदों की संख्या कितनी है? 3, और इन बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिपदी कहेंगे। तो इस प्रकार हमने बहुपद के प्रकारों को समझा, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक किसे कहते हैं? चर x के साथ गुणा में लिखी वास्तविक संख्या को उस चर का गुणांक कहते हैं। अगर हम गुणांक शब्द का संधि विच्छेद करें तो गुणांक क्या होता है? गुणा प्लस अंक। गुणांक को हम क्या लिख सकते हैं? गुणा का अंक। गुणा गुणा प्लस क्या आ जाएगा? अंक। तो गुणा का अंक, और गुणा का अंक किसके साथ लिखा होगा? गुणा का अंक चर राशि के साथ लिखा हुआ होगा। तो हम इन उदाहरणों में समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, हमने लिखा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप इस बहुपद को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुणा में लिखा हुआ है? 4। तो हम चिन्हों पे भी ध्यान देंगे, तो हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? +4। यहाँ पर क्या लिखना है? अंक लिखने हैं, और अंक 1, 2, 3, 4 कोई भी वास्तविक संख्या जो उस समय उस चर राशि के साथ गुणा में लिखी होगी, लेकिन चिन्हों पर भी आप अवश्य ध्यान देंगे। दूसरा इसमें पूछा है x का गुणांक। तो x का गुणांक, गुणा में कौन सा अंक लिखा है? 9, लेकिन चिन्ह क्या लिखा है? 9 से पहले 9, चिन्ह क्या लिखा है? माइनस। हमारा गुणांक क्या हो जाएगा? -9। फिर हमारा एक और हमने प्रश्न, एक और उदाहरण देखिए, इसमें क्या लिखा है? y स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान दीजिए, y स्क्वायर के साथ तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई अंक ही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप जानते हैं आप y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? आप y स्क्वायर को 1 गुणा y स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो गुणांक इसका मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। वो गुणांक छुपा हुआ है, लेकिन आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुपद को लिखते समय एक जो है वो चर राशि के साथ गुणा में लिखा नहीं जाता है। लेकिन आप गुणांक लिखते समय ध्यान देंगे कि यहाँ पर y स्क्वायर का गुणांक क्या है? +1। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुपद है जिसका नाम है शून्य बहुपद। अभी तक हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, घातों के आधार पर भी और पदों के आधार पर भी। इससे पहले हमने गुणांक शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से समझा, और बीजीय व्यंजक में भी जब हम गुणांक की बात कर रहे थे तो हमने बहुपद की परिभाषा में भी एक तीसरा जो बिंदु था, अगर आपने ध्यान दिया हो, वहां पर लिखा था गुणांक क्या होनी चाहिए? एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? हमारी वास्तविक संख्या बनती है। अर्थात वास्तविक संख्या 0 भी होती है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो गुणांक है वो 0 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है? 0 भी होती है, प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, भिन्न में भी होती है, और करणी चिन्हों में भी होती है, या वर्गमूल या घनमूल के चिन्हों के रूप में भी होती है। तो हमारा गुणांक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन अगर हमारा गुणांक 0 हो जाए तो उस स्थिति को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही स्पेशल केस है ये बहुपद का ही, जिसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये शून्य बहुपद क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एक चर x में घात n वाला बहुपद। यहाँ पर हमने एक बहुपद का मानक रूप लिखा है, और वो बहुपद किसमें है? चर राशि n में है, और उसकी घात हमने क्या लिख दी? n लिख दी, और हमने ये उसका मानक रूप लिख दिया। ये अचर पद है a0 जो लिखा है, प्लस उसके बाद हमने a1x प्लस a2x स्क्वायर, यानी कि हमने घातों को, चर राशि की जो घातें हैं उसको किस क्रम में लिख दिया है? बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। और बढ़ते हुए क्रम को हम कौन सा क्रम कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने a स्क्वायर प्लस, और इस तरीके से हमने यहाँ पर जो अंतिम पद है उसको क्या लिख दिया? an x की घात n लिख दिया है। अब इसमें एक शर्त लग जाए, यदि ये जो हमारे a0 है, a1 है, a2 है, गुणांक है सारे, गुणांक के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं कि चर राशि के साथ गुणा में लिखे अंकों को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। लेकिन अगर इसमें एक प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्या प्रतिबंध लगा दिया जाए कि ये जो गुणांक है a0, a1, a2 और अंतिम जो an है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तभी अचर क्या हो जाए? शून्य हो जाए, ऐसा भी कह सकते हैं आप।
तो जितने भी हमारे गुणांक हैं अगर उनका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 0 से प्रदर्शित करते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो वह बहुपद क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। क्या शून्य बहुपद की घात आप बता सकते हो? क्योंकि शून्य बहुपद को आप कैसे लिख सकते हो, 0 इंटू 1 लिख सकते हो, और 0 इंटू 1 को आप क्या लिख सकते हो, x की घात 1 भी लिख सकते हो, तब भी 0 मिलेगा आपको। आप इसको 0 गुणा x की घात 2 भी लिख सकते हो, तब भी आपको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। आप इस शून्य को 0 गुणा x की घात 5 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, प्रत्येक स्थिति में आपको शून्य ही प्राप्त होगा। अर्थात जो चर राशि है उसकी घात 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई भी संख्या इसका मतलब हो सकती है। तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि जो शून्य बहुपद है उसकी जो घात होती है वो परिभाषित नहीं होती। और शून्य आपको कैसे मिलेगा, शून्य बहुपद तो तभी मिलेगा जबकि गुणांक जो है वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुपद में सभी पदों के गुणांक क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो हमने बहुपद की परिभाषा में जो तीसरा पद लिया था ना कि गुणांक क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्या में वहां पे 0 नहीं लिया था, लेकिन अगर वही वास्तविक संख्या किस में बदल जाए, 0 में बदल जाए, 0 ले लिया, अगर हमने उस वास्तविक संख्या को 0 ले लिया, तब वो बहुपद क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। बहुपद का मान, अब हम इस अध्याय में बहुपद का मान ज्ञात करना सीखेंगे। ये एक बहुपद दिया हुआ है हमको और हमको इसका मान निकालना है और हमें x क्या रखना है, 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, p, और x की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब हम इसको हल करेंगे, क्या लिखा है 2, फिर x का मतलब 1, और इसको ब्रैकेट में लेकर क्या लिख देंगे, हम स्क्वायर लिख देंगे। अगला पद क्या लिखा है, प्लस 6, और x क्या है, 1 गुणा में है, तो आप इसको हमेशा सबसे पहले किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। और अंतिम अचर पद कितना है, -8। अब आप ध्यान दीजिए, 2, 1 की घात 2 का मतलब क्या है, 1 गुणा 1, फिर प्लस 6 और ब्रैकेट में 1 का मतलब भी क्या है, 6 गुणा 1, और माइनस क्या है, 8। तो बॉड मास के नियम से हमारे पास गुणा का चिन्ह भी है, प्लस का चिन्ह भी है, माइनस का चिन्ह भी है। तो सबसे पहले हम कौन से वाले चिन्ह को इस्तेमाल करेंगे, बॉड मास का नियम क्या कहता है, अगर आपके पास बहुत सारे चिन्ह हो तो सबसे पहले क्या, कौन सा चिन्ह, एम, एम मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह लेंगे, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -8। अब 2 और 6 को हम ऐड कर लेंगे, और 2 और 6 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 8 -8, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो इस बहुपद का मान P1 पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम किस पे निकालते हैं, -1 पे निकाल के देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 और x की जगह क्या लिखेंगे, -1, वही ब्रैकेट में, और घात क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, स्क्वायर, प्लस क्या है 6, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -1। ऐसे नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, और माइनस कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2, -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 बार, -1 गुणा -1। फिर अब यहाँ चिन्हों की भी गुणा होगी, और चिन्हों की गुणा आपको ध्यान देंगे, अगर याद है पहले की कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, प्लस और प्लस की गुणा करने पर प्लस मिलता है, माइनस और माइनस की गुणा करने पर भी प्लस मिलता है। लेकिन अगर एक चिन्ह माइनस है और एक चिन्ह प्लस है और उनकी गुणा हो, तब आपको कौन सा चिन्ह मिलता है, माइनस चिन्ह मिलता है। तो यहाँ पर एक चिन्ह प्लस है, एक चिन्ह माइनस है, तो आपको माइनस का चिन्ह मिलेगा, और 6 की 1 से गुणा कर देंगे तो 6 1 जा 6, और कितना हो जाएगा, -8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दो चिन्ह है, माइनस और माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर हमको प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमको प्लस और कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 -6 और -8। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस का है 2, अब माइनस और माइनस
सबसे पहले सब्ट्रैक्शन, एडिशन, उसके बाद क्या है सब्ट्रैक्शन। अब माइनस और माइनस दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, 6 और 8 ऐड हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, और माइनस के कितने हो जाएंगे, 14। अब एक चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह माइनस का है। अब एक चिन्ह जब प्लस का होता है और एक चिन्ह माइनस का होता है, होना तो माइनस ही है। तो आप जैसे 14 में से 2 घटाते हो, कितना आता है, 12। लेकिन यहाँ पर प्लस 12 नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस 12 आएगा, क्योंकि माइनस करने के बाद आप देखोगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही घटाया जाता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 14, और 14 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो उत्तर में जो आपको मिलेगा 12, लेकिन 12 से पहले आप कौन सा चिन्ह लगा देंगे, माइनस, क्योंकि आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, -14 है। अगर 14 माइनस 2 होता तब क्या होता, 12 होता, क्योंकि 14 तब भी बड़ी है, लेकिन 14 से पहले उस समय कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो जब एक माइनस का चिन्ह आ जाए आपके पास, एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का, तो ये तो निश्चित है कि आपने माइनस ही करना है। लेकिन जो आपका उत्तर लिखा जाएगा उसमें चिन्ह जो लिखा जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो चिन्ह उसी संख्या का लिखा जाएगा जो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमको -12 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने चर्चा की बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या मूलभूत अंतर होता है, बहुपद का मानक रूप कैसे लिखा जाता है, बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर, घातों के आधार पर समझे हमने, बहुपद की घात किसे कहते हैं और गुणांक का क्या अर्थ होता है। मूल्यांकन, अब आपको इसमें इन प्रश्नों में निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा है, -2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। अब ये ध्यान दीजिए एक्स क्यूब, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ आप एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 0 गुणा एक्स की घात 2 लिख सकते हैं। तो गुणांक कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है, तो 9 यहाँ पर आपको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं है, वही अगेन 0 गुणा क्या लिखेंगे, एक्स की घात 2 प्लस क्या लिखेंगे, 9। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पर हमारा गुणांक एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखनी है, घात, तो आपने क्या देखना है, चर की अधिकतम घात को देखना है यहाँ पर, और आपको घात प्राप्त हो जाएगी। यहाँ बताना है रैखिक कौन से बहुपद रैखिक हैं, द्विघात त्रिघात। आपने किस पे ध्यान देना है, इसका मतलब घातों पर ध्यान देना है, और घातों पर ध्यान देंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाले बहुपद रैखिक हैं या द्विघात हैं या त्रिघात है। गृह कार्य, एक शून्य बहुपद और एक अचर बहुपद की घात लिखिए। 35 घात के द्विपद के 2 चरों में 3 उदाहरण दीजिए, और 100 घात के एक पदी के 3 चरों में 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 2 चर, तो 2 चर क्या ले लेंगे आप, एक x ले लेंगे, एक y ले लेंगे। 3 चर लेने हैं आपको, तो एक x ले लेंगे, एक y ले लेंगे और एक z ले लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए घात कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, और पद कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और यहाँ पर प्रश्न 2 में घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, पद कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और चर भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। आशा करती हूँ गणित की इस कक्षा में आपको बहुत मजा आया होगा, और बहुपद और बीजीय व्यंजक का अंतर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं गणित की अगली कक्षा में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।